नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है और आज हम 15 दिसंबर के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पहला कथन है, संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय आबादी के अधिकारों की रक्षा के लिए आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर चर्चा हो रहा है संविधान के 6ठी अनुसूची का और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है और इसमें 2 अनुच्छेद शामिल हैं, अनुच्छेद 244(2) और 275(1). और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है, क्योंकि यहाँ पर जिन राज्यों का नाम लिखा हुआ है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, वह सही राज्य हैं। वही राज्य जो है 6ठी अनुसूची में शामिल हैं, यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, 6ठी अनुसूची के तहत इन राज्यों में जनजातीय सलाहकार परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 6ठी अनुसूची के तहत इन राज्यों में जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना की जाती है। लेकिन अगर हम 6ठी अनुसूची को पढ़ें तो यहाँ पर कहा गया है कि इनमें जो राज्य शामिल हैं और वहाँ पर जिन क्षेत्रों में आदिवासियों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, 90% से ज़्यादा है, वहाँ पर स्वायत्त जिला परिषदों यानी कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का निर्माण किया जाएगा। और ये जो एडीसी होंगे यानी कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिसे हम हिंदी में स्वायत्त जिला परिषद कहते हैं, वह इन जिलों का प्रतिनिधित्व करेंगे और इन निकायों को राज्य विधानसभा के भीतर स्वायत्तता दी जाएगी ताकि वो अपने जो लोकल फैसले हैं वो अपने तरीके से ले सकें। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर स्वायत्त जिला परिषद यानी कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया जाता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि 6ठी अनुसूची के तहत जो राज्य शामिल है वहाँ पर जनजातीय सलाहकार परिषदों की स्थापना होती है, जो कि गलत बात है। यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वह गलत है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, 6ठी अनुसूची मूल रूप से अविभाजित असम के आदिवासी क्षेत्रों, जहां पर आदिवासियों की आबादी 90% से ज्यादा है, उसके लिए लागू की गई थी, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बहिष्कृत क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूडेड एरिया के रूप में वर्गीकृत किया गया था और यह राज्यपाल के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था। तो यहाँ पर यह बात भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि 6ठी अनुसूची में अविभाजित असम के उन क्षेत्रों को डाला गया था जहां पर आदिवासियों की आबादी 90% से ज्यादा है और ये वैसे क्षेत्र थे जिसे भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बहिष्कृत क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूडेड एरिया का दर्जा दिया गया था और ये सारे के सारे एरिया राज्यपाल के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे। यानी कि इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो तीसरा कथन है वह पूरी तरीके से सही है, यानी कि पहला कथन सही है, तीसरा कथन सही है और दूसरा कथन गलत है। और इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला और तीसरा कथन सही है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। और यहाँ पर लद्दाख के लोगों के द्वारा ये मांग की गई है कि अपने एरिया के कल्चरल आइडेंटिटी को बचाने के लिए, अपने जमीन की सुरक्षा के लिए लद्दाख को भी वे लोग चाहते हैं कि उसे भारत सरकार 6ठी अनुसूची में शामिल कर दे, ताकि वहां के लोगों को भी अपने जो लोकल इश्यूज हैं उनको ठीक करने के लिए कुछ स्वायत्तता मिल जाए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि सही कथनों का चयन कीजिए। यहाँ पर पहला कथन है, हाइपरसोनिक गति मैक या ध्वनि की गति के 3 या अधिक गुना गति को संदर्भित करता है। तो यहाँ पर हाइपरसोनिक गति की बात हो रही है और आप यहाँ पर इस फिगर्स में देख सकते हैं कि हाइपरसोनिक स्पीड उस स्पीड को कहते हैं जहाँ पर जो मैक नंबर होता है वह 5 से ज़्यादा होता है। यानी कि अगर आपकी गति ध्वनि की गति से 5 गुना से ज़्यादा है तभी आपकी गति को हाइपरसोनिक स्पीड माना जाएगा।
और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पहला कथन है वो गलत है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, अधिकांश हाइपरसोनिक वाहनों में मुख्य रूप से स्क्रैमजेट तकनीक का उपयोग किया जाता है, जो वायु श्वसन प्रणोदन प्रणाली का एक प्रकार है। तो यहाँ पर यह बात बिल्कुल सही है। हाइपरसोनिक जो वाहन होते हैं वहां पर स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग किया जाता है, और ये जो इंजन होते हैं वो एयर ब्रीदिंग टेक्नोलॉजी यानी कि वायु श्वसन प्रणोदन प्रणाली का एक प्रकार है। यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने ध्वनि की गति से 6 गुना अधिक गति से यात्रा करने की क्षमता के साथ हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाहन यानी कि HSTDV का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। तो यहाँ पर आपने कुछ दिनों पहले यह न्यूज़ सुना होगा कि डीआरडीओ के द्वारा एक टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया गया है जिसका नाम है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड व्हीकल, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं HSTDV। ये जो HSTDV है वह एक मानव रहित स्क्रैमजेट प्रमाणित विमान है जो कि हाइपरसोनिक गति से यात्रा कर सकता है। और यहाँ पर भी हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग किया गया है, उसकी तकनीक का उपयोग किया गया है। और यह जो विमान है वह ध्वनि की गति से 6 गुना यानी कि इसका जो मैक नंबर है वह 6 से ज्यादा है। तो इसकी गति ध्वनि की गति से 6 गुना ज्यादा है, और इसी के बारे में तीसरे कथन में चर्चा की जा रही है। यानी कि यहाँ पर जो तीसरा कथन है वह पूरी तरीके से सही है। यानी कि यहाँ पर दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन सही है और पहला कथन गलत है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर दूसरा और तीसरा कथन सही है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आया है जिसका शीर्षक है, डेवलप हाइपरसोनिक मिसाइल फॉर क्रेडिबल डिटरेंस। तो यहाँ पर हमारे देश के रक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया है कि भारत के द्वारा भी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाया जाएगा, उसकी तकनीक बनाई जाएगी, और यह एक तरीके से हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। आप सभी को यह ध्यान में रखना है कि चाइना के द्वारा एक से ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया गया है, और इसको देखते हुए भारत भी हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है। और इसी को देखते हुए डीआरडीओ के द्वारा एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का परीक्षण भी किया गया था जिसे हम HSTDV के नाम से जानते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे? और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल और चौथा है जीवी मावलंकर। आपको ध्यान में रखना है कि संविधान सभा के मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों पर जो सलाहकार समिति थी उसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका शीर्षक है, सेलिब्रेटिंग द यूनिफायर। और आप सभी जानते हैं कि 15 दिसंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का डेथ एनिवर्सरी मनाया जाता है, और इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है जहां पर उनके द्वारा जो काम किए गए हैं उसको लेकर के चर्चाएं की गई हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, खाद्य सुरक्षा और मानक लेबलिंग और प्रदर्शन विनियम मसौदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि सही कूट का चयन कीजिए। यहाँ पर पहला कथन है, सभी डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के पैकेट पर कुल कैलोरी, संतृप्त एवं ट्रांस वसा, नमक और अतिरिक्त चीनी सामग्री के साथ साथ खाद्य पदार्थ द्वारा पूरी की जाने वाली दैनिक ऊर्जा आवश्यकताओं के अनुपात को प्रदर्शित करना होगा। तो यहाँ पर यह बात बिल्कुल सही है। खाद्य सुरक्षा और मानक लेबलिंग और प्रदर्शन विनियम का जो मसौदा है वह 2018 में ही लाया गया था, और यहाँ पर यह साफ साफ लिखा गया है कि जो भी डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ होंगे उसके पैकेट में बनाने वाले के द्वारा इसमें कितनी कैलोरी आपको मिलेगी उसकी जानकारी देनी होगी, उसमें कितना फैट का यूज किया गया है उसकी जानकारी आपको देनी होगी, नमक और अतिरिक्त चीनी सामग्री के साथ साथ खाद्य पदार्थ द्वारा पूरी की जाने वाली दैनिक ऊर्जा आवश्यकताओं की भी जानकारी यहाँ पर इसको बनाने वाले के द्वारा पैकेट पर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को।
दूसरा कथन है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI ने शाकाहारी भोजन के प्रतीक के रूप में प्रयोग होने वाले हरे गोले की आकृति को हरी त्रिकोण आकृति में बदल दिया है ताकि वर्णांध लोगों को इसे मांसाहारी भोजन को दर्शाने वाले भूरे रंग के घेरे से अलग करने में मदद मिल सके। तो यहाँ पर यह बात भी बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है यदि कैलोरी, वसा, ट्रांस वसा, चीनी और सोडियम की कुल मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक है तो इसे लाल रंग में दर्शाया जाएगा। तो यहाँ पर यह कथन भी बिल्कुल सही है। और जिन खाद्य पदार्थों में कैलोरी, वसा, ट्रांस वसा, चीनी और सोडियम की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक है तो यहाँ पर इन सभी को लाल रंग से दर्शाया जाएगा और ये नियम यहाँ पर FSSAI के द्वारा लाया गया है। तो यहाँ पर जो तीनों के तीनों कथन है वह पूरी तरीके से सही हैं और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर तीनों के तीनों कथन सही हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको जरूर आप लोग रिवाइज कर लेंगे। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आया है जिसका शीर्षक है मैंडेटरी फॉर फूड मैन्युफैक्चरर टू मेक फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स से हाई कोर्ट। तो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि अगर किसी भी कंपनी के द्वारा कोई खाद्य पदार्थ बनाया जाता है तो उसको बनाने के लिए उसने किन किन इंग्रेडिएंट्स का उपयोग किया है उसके बारे में पूरी जानकारी उस खाद्य पदार्थ को बनाने वाले को उसके पैकेट पर देना होगा। आइए अब एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं और ये क्वेश्चन 2019 से पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्य प्रमाण पत्र, वचन पत्र और चौथा है सहभागिता पत्र। आपने पार्टिसिपेटरी नोट का नाम सुना होगा जिसे हम हिंदी में कहते हैं सहभागिता पत्र। ये पी नोट्स या फिर पार्टिसिपेटरी नोट्स उन्हें बेचा जाता है जो भारत के स्टॉक बाजार में खुद को पंजीकृत किए बिना यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को सहभागिता पत्र यानी कि पार्टिसिपेटरी नोट्स दिया जाता है कंपनियों के द्वारा। यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं NDPS एक्ट के बारे में और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आया है। और आप सभी को पता होगा कि सरकार के द्वारा नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में एक संशोधन बिल लाया गया था जिसे कि लोकसभा से पास कर दिया गया है। और यहाँ पर जो संशोधन किया गया है वह इस कानून में 2014 में जो संशोधन किया गया था उसके कारण जो विसंगति उत्पन्न हुई थी उसको सुधारने के लिए किया गया है। अब यहाँ पर जो संशोधन बिल पास किया गया है उसे समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर 2014 में सरकार ने इसमें क्या परिवर्तन किया था। 2014 में सरकार के द्वारा ये जो मादक दवाएं होती हैं और जिनका उपयोग चिकित्सा में किया जाता है उसको लेकर के कुछ फेरबदल किए थे इस बिल में। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इसकी जो धारा 28A है उसमें संशोधन करके सरकार ने आवश्यक दवाओं के उपयोग के लिए मादक दवाओं को परिभाषित किया था। मतलब वे मादक दवाएं जो कि चिकित्सा में उपयोग हो सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया था। और यहाँ पर धारा 9 में ये कहा गया था कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसी मादक दवाओं का निर्माण, परिवहन या फिर खपत या फिर उपयोग किया जाता है जिसे कि धारा 28A में आवश्यक दवाओं की संज्ञा दी गई है तो उसे हम अपराध नहीं मानेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि 2014 में संशोधन करके धारा 28A को जोड़ा गया, लेकिन यहाँ पर इस कानून में पहले से ही धारा 28A मौजूद था जिसमें उन अपराधों की सूची थी जिनके लिए यहाँ पर सजा दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर उन सभी कार्यों का सूची बनाया गया था, उन सभी मादक पदार्थों की सूची बनाई गई थी जिसको अगर आप रखते हैं, जिसका आप उपयोग करते हैं तो उसके लिए आपको सजा दिया जाएगा। और यहाँ पर जो सजा का प्रावधान है वह इसकी धारा 27A के में निर्धारित की गई थी। और 27A में कहा गया था कि अगर धारा 28A में जो गतिविधियां लिखी हुई हैं
अगर कोई व्यक्ति उसमें लिप्त पाया जाता है तो उसे जो है कठोर कारावास की सजा होगी, और जो सजा होगी वह 10 साल से कम नहीं होगा, और इस सजा को 20 वर्षों तक भी बढ़ाया जा सकता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी कहा गया था कि सजा के साथ साथ आप पर जुर्माना भी लग सकता है, और जुर्माना जो है वह 1 लाख से कम नहीं होगा, और यह जुर्माना 2 लाख तक भी बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गया कि सरकार के द्वारा 2014 में आवश्यक दवाओं को परिभाषित किया गया और उसे धारा 281 में डाला गया। आपको यह ध्यान में रखना है। और यहां पर जो बातें 28A में लिखी गई थी उन्हें 28B में हस्तांतरित कर दिया गया, यानी कि जिनके लिए सजा मिलती है उन्हें जो है वह 28B में डाल देते हैं। लेकिन यहां पर धारा 27A में उनके द्वारा कोई भी चेंज नहीं किया जाता है, और यहां पर अभी भी ये लिखा हुआ था कि अगर कोई व्यक्ति इस कानून की धारा 28A के तहत जो दी गई गतिविधियां हैं उनमें सम्मिलित होता है तो उन्हें सजा मिलेगी। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जिन गतिविधियों की चर्चा 28A में की गई थी वह 28B में चला गया है, और 28A में आवश्यक दवाओं की जानकारी दी गई है, उन्हें परिभाषित किया गया है। तो यहां पर तो चेंज किया गया 28A को 28B में, और 28A नई तरीके से यहां पर जोड़ दिया गया, लेकिन धारा 27A में अभी भी 28A ही लिखा हुआ था। यहां पर होना यह चाहिए था कि धारा 27A में सरकार ये लिखे कि अगर कोई व्यक्ति धारा 28B में जो कार्य लिखे गए हैं उसमें सम्मिलित होता है तो उन्हें सजा होगी। उसके जगह पर यहां पर यह लिखा हुआ था कि अगर कोई व्यक्ति धारा 28A में जो गतिविधियां लिखी हुई हैं उनमें सम्मिलित होता है तो उन्हें सजा दी जाएगी, जिसके कारण जो है यहां पर सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, और इसी को ठीक करने के लिए सरकार के द्वारा यह संशोधन अभी पेश किया गया है। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज से जुड़े हुए हैं। आप इन सभी न्यूज को रिवाइज कर लेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।